नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गांव चले गए थे और गांव में नेटवर्क इशू रहता है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो अब वीडियो में कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। टीजीटी पीजीटी प्रश्नों की श्रृंखला में हम देख रहे थे और हम लगभग 2 चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। आज हम जीवाणु के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न भी देखते जाएंगे, उसके साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। तो टाइम नहीं खराब करेंगे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि प्लाज्मिड जो ड्रग्स प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है एफ फैक्टर, कल फैक्टर, टी आई प्लाज्मिड, आर फैक्टर। तो जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न कराता है उसे हम आर फैक्टर कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रश्न लिखे हुए हैं और जिनको जो समझ में आता है आप उस मीडियम में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है इसमें लिखा हुआ है कि प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले बाह्य गुणसूत्री या बाह्य केंद्र की वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं। और ये उस जीवाणु को विशेष गुण प्रदान करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। एफ फैक्टर जनन प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड ट्यूबर ट्यूबर इंड्यूस करने वाला जो प्लाज्मिड होता है, ट्यूबर प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड। कल फैक्टर विष उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड को कहते हैं आर फैक्टर। एंटीबायोटिक औषधियों में प्रतिरोधकता प्रदान करने वाले प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है टी आई प्लाज्मिड पाया जाता है रोडोबैक्टर, स्फिरॉयड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ई कोलाई। इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसका एक्सप्लेनेशन है टी आई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। इस प्लाज्मिड का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वाहक के रूप में किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रूप से दूसरे पौधों की कोशिका में प्रवेश करने व उसके जीनोम से जुड़कर द्विगुणन करने की क्षमता होती है। अतः इस जीवाणु को प्राकृतिक जीन इंजीनियर भी कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्लाज्मिड्स हैं नए प्रकार के सूक्ष्मजीव। जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ, बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ, विषाणु के प्रकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है जीवाणु का। तो इसका सही ऑप्शन है जीवाणु में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में केंद्र की डीएनए के अतिरिक्त पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि इसमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। आजकल जीन इंजीनियरिंग में इनका उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न है एक छोर एक छोर पर कसाव के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है। जैसे ये एक जीवाणु है। ठीक है, मान लेते हैं ये जीवाणु है और उसके एक छोर पर, किसी एक छोर पर भी यहाँ पर गुच्छे पाए जा रहे हैं कसाव के।
वही पूछा जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोफोट्राइकस। ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, जीवाणुओं में कसाब की उपस्थिति के आधार पर इसे निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला है मोनोट्राइकस, अगर कोई बैक्टीरिया है और उसके किसी एक सिरे पर एक फ्लैजला पाया जा रहा है तो उसे हम मोनोट्राइकस कहेंगे। लोफोट्राइकस, दोनों सिरों पर फ्लैजला के गुच्छे पाए जाते हैं। अगला है सिफेलोट्राइकस, एक सिरे पर फ्लैजला का गुच्छा। अगला है एम्फीट्राइकस, दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजला। नेक्स्ट है पेरीट्राइकस, संपूर्ण सतह पर फ्लैजला। अगर ऐसा बैक्टीरिया है और इसके चारों तरफ ऐसे फ्लैजला पाए जा रहे हैं तो उसे हम पेरीट्राइकस कहेंगे। अच्छा, इस प्रश्न में जो दिया गया है कि एक छोर पर कसाब के एक गुच्छे पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पर सिफेलोट्राइकस ऑप्शन होता तो हम यहाँ पर सिफेलोट्राइकस सही ऑप्शन मानते, क्योंकि यहाँ पर सिफेलोट्राइकस दिया नहीं गया है, लोफोट्राइकस दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर लोफोट्राइकस सही माने हुए हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि जीवाणु जिनके एक सिरे पर एक गुच्छे में कसाब होते हैं कहलाते हैं लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, पेरीट्राइकस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अभी ऊपर ही हम एक्सप्लेनेशन देखे हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखे हैं कि सिफेलोट्राइकस जो होता है उसमें, एक सेकेंड थोड़ा सा और, हाँ, सिफेलोट्राइकस एक सिरे पर अगर फ्लैजला का गुच्छा पाया जा रहा है तो उसे हम सिफेलोट्राइकस कहेंगे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि किसी जीवाणु के फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्रम होता है। जीवाणु जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्रम जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक जीवाणु है और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पाई जाती हैं इस तरह से, यहाँ पे स्पष्ट बन नहीं पा रहा है। 9+0 का अरेंजमेंट होता है यहाँ पर, 9+0 का अरेंजमेंट होता है। अगर यही प्रोकैरियोटिक कोशिका होता तो वहाँ पर 9+2 का अरेंजमेंट होता। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 9+0। एक्सप्लेनेशन दिया गया, जीवाणु में उपस्थित फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्रम 9+0 होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में 9+2 क्रम होता है, जिसमें 9 सूत्र किनारे तथा 2 सूत्र बीच में व्यवस्थित होते हैं। जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि दूध से दही किसके द्वारा बनता है? तो ऑप्शन है इसमें एसिटोबैक्टर एसिटाई, बैसिलस मेगाथीरियम, xanthomonas citri। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे दिया गया है एक्सप्लेनेशन में, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दूध से दही उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा लैक्टोबैसिलस श्रेणी के होते हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये इससे कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिससे दूध से दही प्राप्त हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया? फ्लेमिंग ने, वाक्समैन ने, फुंक ने, जेनर ने। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉक्समैन ने। फॉक्समैन ने और एंटीबायोटिक शब्द दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, आगे दिया गया है। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, एंटीबायोटिक शब्द
वॉक्समैन ने प्रतिपादित किया। इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज की तथा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई थी। इन्होंने जो पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज दो पेनिसिलिन के जो दो वेराइटी होती हैं, एक होता है पेनिसिलिन नोटेटम, एक होता है पेनिसिलिन लाइसोजानम। इन्होंने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की जो खोज की थी, पेनिसिलिन नोटेटम में किया था, पेनिसिलिन नोटेटम में किया था, लेकिन कॉमर्शियल रूप से ज़्यादातर अब पेनिसिलिन क्राइसोजानम से बनाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? पहला है राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास, इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है पौधों में जीवाणुओं के द्वारा जो किया जाता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये सिम्बायोसिस के द्वारा, सहजीविता के द्वारा, मतलब जड़ों में ये रहता है, पौधों की जड़ों में जो गांठ पाई जाती हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, उसमें वो रहता है और वहाँ से सिम्बायोसिस शो करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि राइजोबियम जीवाणु, एक सेकंड, राइजोबियम जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप में वास करता है तथा वहाँ वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में भाग लेता है। यह जीवाणु स्वतंत्र रूप से मृदा में भी वास करता है, परंतु उस अवस्था में यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न इसमें है, जेंथोमोनास सिट्राई जेंथ्रोमोनास सिट्राई निम्न के लिए एक रोग कारक जीव है। पहला है इसमें सेब में फायर ब्लाइट रोग, आलू में विल्ट रोग, सिट्रस कैंकर, एलो ईयर राट ऑफ गेहूँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, जेंथोमोनास सिट्राई से सिट्रस कैंकर नामक बीमारी होती है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिट्रस कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्राई नामक रोगजनक जीवाणु द्वारा होता है। यह एक दंड रूपी ग्राम नेगेटिव व वायवीय जीवाणु है। इसमें केवल एक ध्रुवी कसाब पाया जाता है। प्रत्येक जीवाणु की लंबाई 1.5 से 3 माइक्रोमीटर तथा चौड़ाई 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो इसमें है, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है स्यूडोमोनास, जैंथोमोनास, बैसिलस, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाए, क्योंकि जस्ट अभी हम वही प्रश्न देखे हुए हैं, जैंथोमोनास के द्वारा सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, इसमें है थर्मस एक्वेटिकस के डीएनए पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस के डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, जीन पुनर्संयोजन में कोशिका संवर्धन। पीसीआर से मतलब है पॉलीमरेज, आरए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि जो डीएनए या फिर डीएनए होता है, डीएनए को एम्प्लीफाई किया जाता है। तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन की प्रक्रिया को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा ही करते हैं। इसमें हम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है, थर्मस एक्वेटिकस एक जीवाणु है जो कि गर्म गंधक युक्त झरनों में पाया जाता है।
इसमें उपस्थित डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं, अति उच्च तापमान 80 डिग्री सेल्सियस पर भी कार्य करता है। इसका उपयोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं। इस प्रक्रिया में अति उच्च तापमान पर डीएनए के दोनों सूत्रों को अलग करके फिर उससे दो नए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड में जोड़ा जाता है, जिससे उस खंड के ढेर सारी कॉपियां बन जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, रोडोबैक्टर, थर्मस एक्वेटिकस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्मस एक्वेटिकस। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, जीवाणु से होता है विषाक्त भोजन, मनुष्यों में रोग, पौधों में रोग, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, क्योंकि जीवाणु जो होते हैं वो पौधों में भी बीमारी पैदा करते हैं और मनुष्यों में भी। उसके अलावा कार्टिलेज में जो बैक्टीरिया होता है उससे फूड विषाक्त हो जाता है, फूड पॉइजनिंग। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीवाणुओं द्वारा भोजन विषाक्तता, मनुष्य में रोग तथा पौधों में रोग होता है। विषाक्त भोजन में बॉटुलिज्म नामक रोग होता है, जिसका कारक क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम नामक जीवाणु है। मनुष्यों में हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, पीलिया, निमोनिया आदि रोगों का कारण जीवाणु ही होता है। पौधों में सिट्रस कैंकर, रिंग राट ऑफ पोटैटो आदि का कारक जीवाणु ही है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? ऑप्शन जो है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और बैक्टीरियोफेज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेलवाल अनुपस्थित होता है, इसीलिए इसका जो आकार होता है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। इसे माइक्रोबायोलॉजी का जोकर भी कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, माइकोप्लाज्मा बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है। ये बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक जीव है जो गोलाभ, तंतुल, ताराकार तथा अनियमित पिंड के रूप में मिलते हैं। इनका रूप प्रायः संवर्धन माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माइकोप्लाज्मा जो होती है, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसे हम पीपीएल प्लूरोनिमोनियन लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, जीवाणु उपयोगी होते हैं प्रतिजैविकी, एंटीबायोटिक्स में, सीरम एवं वैक्सीन बनाने में, दही बनाने में, उपरोक्त सभी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम देखेंगे, एक सेकेंड। इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, आर्थिक दृष्टि से जीवाणु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग प्रतिजैविकी, एंटीबायोटिक्स बनाने में, सीरम एवं वैक्सीन बनाने में तथा दही बनाने में होता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, जीवाणु होते हैं एक कोशिकीय जीव, द्विकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिसे हम मोनेरा वर्ग में रखे हुए हैं। हम नहीं, वैज्ञानिकों ने रखा हुआ है। ठीक है। ऑप्शन जो है यहाँ पर ये वाला सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। इसकी खोज लगभग 30 शताब्दी पूर्व हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की। अगला प्रश्न है, भोजन विषाक्तता किसके कारण होती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम,
साल्मोनेला, टाइफोसा, क्लास्ट्रीडियम टिटानी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्लास्ट्रीडियम बार्टुलिनम से भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग हो जाता है। साल्मोनेला टाइफोसा से टाइफाइड होता है। क्लास्ट्रीडियम टिटानी से टिटनेस हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लास्ट्रीडियम बार्टुलिनम नामक मृतोपजीवी जीवाणु द्वारा एक प्रकार की भोजन विषाक्तता उत्पन्न होती है जिसे बार्टुलिज्म कहते हैं। हालांकि सबसे सामान्य भोजन विषाक्तता स्टेफाइलोकोकस आइरिस द्वारा उत्पन्न होता है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम द्वारा मांस में विषाक्तता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बार्टुलिज्म है परजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न जंतुओं का एक रोग, परजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न पौधों का एक रोग। क्लास्ट्रीडियम नामक मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न भोजन विषाक्तता, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न पौधों का एक रोग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, क्लास्ट्रीडियम नामक मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न भोजन विषाक्तता। अभी जस्ट इससे पहले हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन इसी वजह से नहीं दिया गया है क्योंकि इसके ऊपर जस्ट इसी से रिलेटेड हम प्रश्न सॉल्व किए हैं। अगला प्रश्न इसमें है, बार्टुलिज्म का कारक जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, बैसिलस, क्लास्ट्रीडियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्लास्ट्रीडियम। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड। कभी कभी थोड़ा सा पेन नहीं हमारा काम कर रहा है सही से, इसकी वजह से आपको असुविधा हो रही है। हाँ, तो इसमें जो अगला प्रश्न दिया गया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है विटामिन B12, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, विटामिन B6। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B12। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, विटामिन B12 का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रोपियोनी बैक्टीरियम द्वारा किया जाता है। विटामिन B12 स्यूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है एपिसोम, माइक्रोसोम, मीजोसोम, राइबोसोम। तो जीवाणुओं में जो श्वसन होता है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जीवाणुओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मीजोसोम में परिवर्तित हो जाती है, जिससे क्या होता है, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। जो मतलब वायवीय श्वसन वाले बैक्टीरिया होते हैं उसी में मीजोसोम उपस्थित होता है। बाकी जो अवायवीय श्वसन वाले बैक्टीरिया होते हैं उसमें मीजोसोम नहीं पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया मीजोसोम पर होती है क्योंकि मीजोसोम में इससे संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से बनता है। अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, और थोड़ी सी असुविधा हो रही है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं प्लाज्मिड पर, एपिसोम पर, मीसोसोम पर, न्यूक्लियोइड पर। तो करेक्ट ऑप्शन है मीसोसोम पर। ठीक है, प्लाज्मिड हम पढ़े ही हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, और
जो यहाँ पे प्लाज्मिड और एपिसोम में अंतर ये होता है कि प्लाज्मिड भी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है, एपिसोम भी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है, लेकिन प्लाज्मिड जो होता है ये डीएनए से जुड़ता नहीं है। एपिसोम जो होता है वो डीएनए से जुड़ सकता है। न्यूक्लियाइड जो होता है मतलब बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल उसमें पाया जाता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, उसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। धान के खेतों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला साइनोबैक्टीरिया है। ऑप्शन जो दिया गया है सिलेंड्रोस्पर्म, आलोसाइरा, आसिलेटोरिया, नास्टाक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आलोसाइरा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आलोसाइरा धान के खेतों का सबसे सामान्य तथा सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया है, जबकि सिलिंड्रोस्पर्म गन्ने तथा मक्के के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, नाइट्रोजन भी सहजीवी रूप में एंथोसिरास के जड़ों में नास्टाक भी सहजीवी रूप में एंथोसिरास की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, क्राउन गाल रोग का कारक है माइकोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, अर्वीनिया, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम। पौधों में क्राउन गाल नामक रोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोढ़ का कारक है लेप्टोस्पाइरा। एक सेकंड। हाँ, कोढ़ का कारक है लेप्टोस्पाइरा इसिटेरो हैरहैगी। अगर बी है ऑप्शन ट्रेपोनेमा पैलिडम, क्लास्ट्रीडियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन जो इसमें दिया गया है, कोढ़ जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लैम्प्रे द्वारा उत्पन्न होता है। पीपीएलओ है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, नाड़ी कोशिका, पादप कोशिका। तो पीपीएलओ जो होता है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, जो सबसे छोटी कोशिका होती है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कैसी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। पीपीएलओ एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसे एक जीवाणु के समकक्ष माना जाता है। यह सबसे छोटी ज्ञात कोशिका होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी। तो जगत से अगर बात किया जाए तो विटेकर ने पूरे जीव को 5 जगतों में बांटा है, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया है। तो जो मोनेरा में जीव रखे गए हैं वो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी होते हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक एक कोशिकी, फंजाई जो होते हैं पूरे कवक की प्रजातियों को एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया है, और जो प्लांट होते हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, और एनिमल को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, सभी एनिमल को। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोनेरा। अभी ऊपर ही हम पढ़े हैं कि ये जीवाणु कोशिका होती है, तो मतलब मोनेरा में ही से रखा जाएगा माइकोप्लाज्मा को। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत से संबंधित है। ये एक कोशिकीय अचल प्रोकैरियोटिक है।
तथा प्रायः गोलाभ अथवा अंडाकार समूह बनाते हैं। यह मिट्टी, वाहित मल, सड़े गले पदार्थों तथा प्राणियों व पौधों में पाए जाते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, पेप्टाइडोग्लाइकान उपस्थित होता है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में, कवक की कोशिका भित्ति में, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पतली किंतु प्रबल व दृढ़ होती है। यह आंतरिक अंगों की रक्षा के अतिरिक्त जीवाणु को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह पेप्टाइडोग्लाइकान अथवा म्यूकोपेप्टाइड नामक बहुलक का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकान जो होता है ये दो प्रकार का होता है। आप पढ़ेंगे एनेस्टिल ग्लूकोसामाइन तथा एनेस्टिल म्यूरामिक एसिड। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। ऑप्शन जो है, एक सेकेंड, डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। ऑप्शन जो दिया गया है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फ्रोबिसर और ब्राउन ने, एवरी और मैक्लियार्ड ने, एम मैकार्थी ने। करेक्ट ऑप्शन है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। एक्सप्लेनेशन जो देखते हैं, इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु को लिया हुआ था। इसके दो स्ट्रेन इन्होंने लिया था, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। उसी पे इन्होंने अपना प्रयोग किया हुआ था। तो अभी प्रयोग अगर हम यहाँ पे बताने लगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है उसी को हम देख लेते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु में रूपांतरण प्रक्रिया की खोज की थी। बाद में एवरी मैक्लियार्ड तथा मैकार्थी नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराकर आनुवांशिक पदार्थ की रसायन प्रकृति का पता लगाया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, और निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन है प्रोटीएजेज, आरएनएज, डीएनएज, ए तथा बी दोनों। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों। एग्जाम्पल इसमें एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, ग्रिफिथ प्रयोग में प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएजेस तथा आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएज रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है, जबकि डीएनएज रूपांतरण का निषेध करता है। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफ़र होता है, और जीवाणुओं का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए ही होता है। अगर डीएनएज एंजाइम पाया जाए, अगर उसमें होगा, तो डीएनएज एंजाइम डीएनए को नष्ट कर देगा या फिर डीएनए पे क्रिया करके उसको दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर देगा, जिससे डीएनए ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है। ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम। तो राइजोबियम जो होता है ये सहजीवी जीवाणु है, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधों में सहजीविता प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में केवल राइजोबियम ही एकमात्र जीवाणु है जो सहजीवी सिम्बायोटिक रूप में पाया जाता है तथा इस रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अन्य सभी जीवाणु स्वतंत्र जीवी होते हैं। मतलब जितने इसके अलावा यहाँ पर जो जीवाणु पाया जा रहे हैं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और क्लास्ट्रीडियम, ये फ्री मतलब प्लांट में सिम्बायोटिक नहीं शो करते, ये अपने आप अकेले ही नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। किसी पौधे के जड़ों में नहीं रहते हैं, अकेले अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्न में कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चेचक, रेबीज। तो ऑप्शन जो है ट्यूबरकुलोसिस।
बाकी ये 3 जो रोग हैं ये वायरस के द्वारा होते हैं। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अन्य सभी दिए गए विकल्प रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न है, प्लेग एक मोनेरन से होता है। मोनेरन से मतलब एक कोष की प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो प्लेग एक मोनेरन से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, स्यूडोमोनास, जेंथोमोनास, वेरिसेला वायरस, पास्चुरेला पेस्टिस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस से ही प्लेग होता है और ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन है, प्लेग एक संक्रामक रोग है। यह यार्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा होता है, जो कि एक मोनेरन है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में से संबंधित नॉड जीन पाए जाते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनस पौधों में, एडम्सिया ए एंड बी दोनों में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए एंड बी दोनों में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लिग्यूमिनेसी प्लांट के साथ ही सिम्बायोसिस शो करता है। तो हाँ, नॉड जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी जीवाणुओं तथा लेग्यूमिनस पौधों में पाया जाता है, जो इसमें नोड्यूल्स निर्माण के लिए गुण प्रदान करता है। राइजोबियम एक ऐसा ही जीवाणु है जो कि लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप में वास करता है तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नॉड जीन के अतिरिक्त बैक्टीरिया में निफ जीन भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया विहीन केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है। ऑप्शन जो है इसमें जीवाणु, प्रोटोजोअन कोशिका, स्पंज कोशिका, शुक्राणु कोशिका। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु कोशिका, क्योंकि जो जीवाणु है, जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और माइटोकॉन्ड्रिया भी अनुपस्थित होता है। जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम पाया जाता है 17 प्रकार का, लेकिन डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जिनमें केंद्रक झिल्ली तथा कलायुक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित जीन कहाँ स्थित होता है? पॉलीराइबोसोम, डीएनए, प्लाज्मिड, केंद्रकाभ के वित्तीय डीएनए में। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर प्लाज्मिड। जीवाणु में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मतलब जीन होते हैं वो प्लाज्मिड में ही लोकेटेड होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बैक्टीरिया में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि छोटे वृत्तीय द्विसूत्री डीएनए होते हैं। ये जीवाणु कोशिका के विशेष लक्षण प्रदान करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आर प्लाज्मिड जो कि जीवाणु को एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है। अगले प्रश्न देखते हैं। मीजोसोम्स पाए जाते हैं कवक में, बैक्टीरिया में, क्लोरेला में, जीवाणुओं में। तो मीजोसोम्स जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन
के द्वारा ही बने होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सी फैल जाती है और वहाँ पर श्वसनीय बैक्टीरिया उपस्थित और श्वसनीय एंजाइम उपस्थित हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया में श्वसन के लिए सहायक होते हैं। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया होती है यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है इसमें। जीवाणु के कोशिका द्रव्य में जीव द्रव्य कला के अंतर्वलन से बनी तुड़ी मुड़ी रचनाएं उपस्थित होती हैं जो मीजोसोम्स या मध्यकाय कहलाती हैं। इसकी खोज वर्ष 1960 में फिट्ज जेम्स नामक वैज्ञानिक ने की। इसके अलावा देखते हैं बाह्य रचना तथा कार्य में माइटोकॉन्ड्रिया के समान होने के कारण कुछ जीवाणुओं में इसे कॉन्ट्रियोड ही कहा जाता है। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया मध्यकाय अर्थात मीजोसोम में होती है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम एक स्वजीनी जीवाणु है, यह है राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि क्लियर नहीं किया गया है कि फ्री लिविंग तो है, मतलब स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि एरोबिक कर रहा है कि एनाएरोबिक कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर दो ऑप्शन सही होंगे। एक हो जाएगा एजिटोबैक्टर, दूसरा क्लास्ट्रीडियम। एजिटोबैक्टर जो होता है वो एरोबिक है और क्लास्ट्रीडियम जो है वो एनाएरोबिक है। ठीक है, एनाएरोबिक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों फ्री लिविंग ही करते हैं, दोनों बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या मान रहा है, बी एंड सी, बी एंड सी दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, एजिटोबैक्टर स्वजीनी वायवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा क्लास्ट्रीडियम स्वजीनी अवायवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। क्योंकि प्रश्न में वायवी अथवा अवायवी शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, अतः विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, जीवाणु में पीली सहायक होते हैं अलैंगिक जनन में, गमन में, वैवाहिक संपर्क मतलब कॉन्जुगेशन में, पारक्रमण में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वैवाहिक संपर्क मतलब कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन जो होता है लगता है कि वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसी को कहेंगे जहाँ पर दो गैमीट फ्यूज हो रहे हैं, एक मेल हो और एक फीमेल हो। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पीली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पिलिन की बनी होती है। कुछ विशेष प्रकार के पिली जैसे सेक्स पिलाई कहते हैं, जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। इस प्रकार के जीवाणुओं में वैवाहिक संपर्क स्थापित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और दिया गया है। पिलाई अधिकांशतः ग्राम अग्राही मतलब ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में पाए जाते हैं। उसके अलावा भी एक्सप्लेनेशन इसमें है, देख लेते हैं पूरा। ये कोशिका भित्ति के बाहर सतह पर फैले हुए सूक्ष्म दृढ़ तथा वर्तुलाकार पाद सदृश रचनाएं होती हैं। पिली को फिम्बरी भी कहा जाता है। एक जीवाणु कोशिका में सेक्स पिली की संख्या सामान्यतः 1 से 5 तक होती है। एक जीवाणु कोशिका में सेक्स पिलाई की संख्या 1 से 5 होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित बैक्टीरिया में कौन विनाइट्रीकरण से संबंधित है? तो ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, स्यूडोमोनास, एजिटोबैक्टर, रोडोस्पाइरिलम, राइजोबियम। तो करेक्ट ऑप्शन है स्यूडोमोनास।
अच्छा, प्रश्न सॉल्व करते समय एग्ज़ाम में भी आप चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी के चक्कर में केवल हम एक ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमसे गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो सारे ऑप्शन पढ़ के ही आप टिक लगाया करिए, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस व थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस सभी प्रकार के बद्ध नाइट्रोजन को पुनः चक्रीकरण के लिए गैसीय अवस्था में मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रक्रिया को डिनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें जो दिए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। यदि मृदा में नाइट्रोजन अथवा अमोनिया की अधिकता हो तो विनाइट्रीकरण जीवाणु इन्हें पुनः चक्रीकरण हेतु नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार ये भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर देते हैं। पौधे सामान्यतः मृदा में ही नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं विषाणु, माइकोप्लाज्मा, डायटम, साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है दिया गया है माइकोप्लाज्मा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अरे दूसरे पेज पे आ, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम लगभग 0.1 से 0.25 माइक्रोन 0.1 से 0.25 माइक्रोमीटर स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीव है। इसी PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने की थी तथा इसे PPLO नाम दिया था। आगे चलते हैं। इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। नोकार्ड एवं रॉक्स ने इसे शुद्ध रूप से प्राप्त किया था। नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा था और वर्ष 1966 में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने इसे बैक्टीरिया से अलग मॉलिक्यूल्स वर्ग में रखा, जिसके अंतर्गत दो वंश माइकोप्लाज्मा तथा एकोलिप्लाज्मा आते हैं। माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी, परजीवी या रोगजनक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया प्राप्त किया जाता है एस ग्रेसियस ने, एस आरोफेसियस से। एस का मतलब है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस का मतलब है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस रिमोसस से, एस फ्रेडी से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस ग्रेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन और एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम वॉक्समैन ने 1944 में की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने यह प्रतिजैविकी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नामक जीवाणु से प्राप्त किया। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस ग्राम ग्राही मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से। अभी जस्ट ऊपर इसी से रिलेटेड प्रश्न हम सॉल्व किए हैं। एक सेकंड, कहाँ खिसक गया, थोड़ा सा इशू आता है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 45।
स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से मिलता है क्लोरोमाइसिटिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ओरियोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस से टेरामाइसिन एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से टेरामाइसिन, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरिफेसियंस से ओरियोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस पेनिचियोली से क्लोरोमाइसिटिन नामक एंटीबायोटिक मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, एक सेकेंड। अगला प्रश्न है इसमें, साइनोबैक्टीरिया है विषाणु जो उनकी नीलहरी शैवालों को संक्रमित करता है। साइनोबैक्टीरिया वर्ग के सदस्य जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, स्वपोषी प्रोकैरियोटिक, जिनमें विशिष्ट नील हरित रंजक पाए जाते हैं। जीवाणु जो कि साइनोफाइसियन शैवालों को संक्रमित करता है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है स्वपोषित प्रोकैरियोट है, स्वपोषित प्रोकैरियोट है जिसमें विशिष्ट रूप से नील हरित रंजक मतलब पिगमेंट जो होते हैं, ब्लू ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी वाला सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव हैं। इन्हें मोनेरा जगत में जीवाणुओं के साथ रखा गया है क्योंकि इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इनमें क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त हाइकोमाइसिन नामक वर्णक प्रमुख रूप से पाया जाता है। इन्हें नील हरित रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, वह जीवाणु जिसे कामा के आकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरिलम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विब्रियो। विब्रियो जो बैक्टीरिया है ये कॉलरा रोग उत्पन्न करता है। इसका आकार कामा शेप होता है। विब्रियो कॉलेरी से कॉलरा हो जाता है। एक सेकंड, नहीं हैजा, विब्रियो कॉलेरी से हैजा। ठीक है। जीवाणु अपनी विभिन्न आकृतियों के आधार पर मुख्यतः गोलाकार या कोकाई, बैसिलस या दंडाणु, कामा, सर्पिलाकार या स्पाइरलाई इत्यादि आकारों में वर्गीकृत हैं। विब्रियो की संरचना कामा जैसी होती है, इससे इसे कामा के आकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कोकाई गोलाकार, बैसिलस क्षणरूपी तथा स्पाइरिला पेंच रूपी या सर्पिलाकार जीवाणु होते हैं। अगला है क्षण रूपी जीवाणु कहलाते हैं कोकाई, बैसिलस, स्पाइरिला, विब्रियो। तो जो गोल होते हैं उन्हें हम कोकाई कहते हैं। ऐसे क्षण रूपी जो होते हैं उन्हें हम बैसिलस कहते हैं। ऐसी संरचना वाले इन्हें हम स्पाइरिला कहते हैं। कामा के आकार की संरचना जो लिया रहता है उसे हम विब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बैसिलाई। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा संघटक जीवाणु कोशा में उपस्थित होता है? एक निश्चित कोशाभित्ति, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक जालिका, राइबोसोम। तो करेक्ट ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक जालिका। एंडोप्लाज्मिक जालिका जो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जीवाणु कोशिका में नहीं पाई जाती। बाकी एक निश्चित कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान तथा न्यूरामिक एसिड की बनी होती है। आरएनए भी इसमें पाया जाता है और 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीवाणु कोशा में एंडोप्लाज्मिक जालिका अनुपस्थित होता है। इसमें कोशाभित्ति
इसमें कोशाभित्ति, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से जीवाणु सामान्यतया मानव के आंतों में रहते हैं? कार्निबैक्टीरियम, एस्चेरिचिया कोलाई, विब्रियो कॉलेरी, बैसिलस सबटिलिस। एस्चेरिचिया कोलाई को ई कोलाई के नाम से भी जाना जाता है और यही बैक्टीरिया जो होता है मानव के आंत में रहता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एस्चेरिचिया जीवाणु मनुष्य के आंत में सहभोजी रूप में रहता है। यह बड़ी मात्रा में विटामिन बी तथा के उत्पन्न करता है। एस्चेरिचिया कोलाई का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी शोधों एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। काफ़ी प्रयोग किए गए हैं इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बखूबी इस समय खूब प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं प्रतियोगिता निरोध द्वारा, रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई द्वारा, रोग जनक को शरीर से बाहर निकालकर, दर्द को समाप्त करके। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला सही है, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं से लड़ाई द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। एक्सप्लेनेशन है, एंटीबायोटिक्स विशेष प्रकार के रसायन हैं जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित होते हैं। ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका प्रीवियस ईयर में टीजीटी पीजीटी में जो भी प्रश्न पूछे गए थे बैक्टीरिया में, उनसे रिलेटेड लगभग हमने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और